प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयदन जैदी। आज हम बात करेंगे 2G घोटाले के चक्रव्यूह में घिरते गृह मंत्री चिदंबरम की। टू जी के चक्रव्यूह में चिदंबरम कैसे घिरे हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि चक्रव्यूह से निकलने की चिदंबरम की कोशिश को प्रणब मुखर्जी की एक चिट्ठी ने और ग्रहण लगा दिया है। दरअसल आज चिदंबरम ने मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। चिदंबरम चाहते थे कि वित्त मंत्रालय के नोट पर प्रणब सफाई दे। प्रणब मुखर्जी ने शाम को अपनी सफाई एक चिट्ठी के जरिए दी। सूत्रों के मुताबिक प्रणब ने चिट्ठी में कहा कि यह नोट सिर्फ वित्त मंत्रालय ने नहीं बनाया, नोट बनाने से पहले पीएमओ समेत कई मंत्रालयों ने अपनी राय दी थी। प्रणब की इस सफाई से अब चिदंबरम के साथ प्रधानमंत्री भी मुश्किल में घिर गए। तो आपने सुना, आज की चर्चा का मुद्दा भी यही है। एक चिट्ठी के बाद दूसरी चिट्ठी। हम चर्चा कर रहे हैं 2G घोटाले पर। वित्त मंत्रालय के नोट के बाद आरोपों में घिरे पी चिदंबरम की, और इस मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश, और साथ ही स्टूडियो में ही मौजूद हैं संडे इंडियन ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर प्रमोद कुमार। थोड़ी देर में हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ललित मोहन गौतम जुड़ेंगे। तो बीजेपी बहुत उत्साहित है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और चिदंबरम के कंधे पे बंदूक रख के निशाना प्रधानमंत्री की तरफ भी ताना गया। केजी सुरेश, ये जो चिदंबरम के खत पे वापस, प्रणब मुखर्जी के माफ कीजिए, खत पे वापस आते हैं, ये कौन सी राजनीति है जो पहले कहते हैं ना कि बाहर वाले से तो बाद में निपटेंगे, पहले घर वालों से हम निपट लें? नहीं, इसमें तो बहुत साफ है। देखिए, इसमें मुद्दे से ज्यादा उनके बीच में जो मतभेद है ये तो पहले से ही पता था। इसके बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि इन बातों को नहीं रखा गया है कि इसमें जो है चिदंबरम साहब, क्योंकि उस वक्त वो वित्त मंत्री थे और उनके सहमति के बगैर वो हो ही नहीं सकता था। और ये ऑन रिकॉर्ड है। आपके डीवी सुब्बा राव जब गवर्नर जो अब है, जो उस वक्त वित्त सचिव थे, उन्होंने भी अपना नोट दिया था। ये तो सब सर्वविदित है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह आया है कि इस वक्त इस तरह का नोट जाना, और इस नोट का तो अब प्रणब मुखर्जी ने ये चिट्ठी लिखकर, ये चिट्ठी के द्वारा जहां तक सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें तो कई मंत्रालय का विचार है। तो ये मत सिर्फ वित्त मंत्रालय सरकार का मत, पूरा सरकार का मत है कि चिदंबरम साहब इसको प्रिवेंट कर सकते थे। इतने बड़े घोटाले का ये कहना है, कांग्रेस जो डिफेंड करती है केजी, उनका ये कहना है कि ये पॉलिसी एक इंडिपेंडेंट संस्था है उसने बनाई जिसका नाम है ट्राई, और उस पे मुहर लगाई। लेकिन इसमें दो बातें हैं। देखिए, एक बात है कि सरकार ने खुद, चिदंबरम साहब ने खुद कहा है कि वो ऑक्शन के आधार पर इसको प्रेफर करते हैं। सेकेंडली, एलोकेशन के 5 दिन के अंदर वो कहते हैं कि अभी जो है, अभी तक का जो है, इसको क्लोज चैप्टर माना जाए, आगे से इसको ऑक्शन से किया जाए। इसी मामले में वित्त सचिव का चिट्ठी भी है, नोट है, जिसमें कहा गया कि अभी भी इसको कैंसिल किया जा सकता है, उसका प्रावधान है। कौशन दिया, उन्होंने कौशन दिया, वित्त सचिव की चिट्ठी ने कौशन दिया। लेकिन चिदंबरम ने यह कहा, आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी कर दिया जाए, आगे से हम ऑक्शन करेंगे। जी, ये जो मामला है चिदंबरम वर्सेस प्रणब मुखर्जी का, ये 1 महीने पहले तक पटल पे नहीं था। आपको क्या लगता है? जर्नलिस्टिक नॉलेज आप भी रखते हैं, प्रमोद जी भी रखते हैं, उनके पास भी जाऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या काफी दिन से पकड़ा था ये मामला जो अब बाहर आया है? बिल्कुल, ये तो काफी दिन से चल रहा था। मतभेद तो यूपीए 2 का तो एक हॉलमार्क रही है। आपने कई आप जो बगिंग का इंसिडेंट हुआ था उससे भी जोड़ के देख रहे हैं। बगिंग का इंसिडेंट हुआ था। आप इवन देखिए ना, प्रधानमंत्री के साथ कहने पर रेल मंत्री जाते नहीं है दुर्घटना स्थल पर। प्रधानमंत्री के कहने पर उनका जो कोलिशन पार्टनर है ममता बनर्जी, उनके साथ पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जब जाते हैं तो साथ नहीं आती हैं वो। मतलब टोटली डिप्लोमेटिक उनका एक ऐसा एम्बेरसमेंट हो जाता है। और बगिंग का तो सबसे बड़ा मामला था जो इन दोनों के बीच में ही था व्यक्तिगत स्तर पर। और दूसरा ये भी है कि प्रणब मुखर्जी जो है, कुछ दिनों से, खासकर जब यूपीए की अध्यक्षा जब विदेश में अपने इलाज के लिए गई, तो जो एक कोर कमेटी बनाई गई, तो उसमें जो है
प्रणब मुखर्जी, ये बहुत क्लियरली कर दिया था कि प्रणब मुखर्जी इज नॉट दी। वही तो दिक्कत वही है कि एंटनी एक्टिंग बन जाती है। प्रणब मुखर्जी मैनेजर होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। और जबकि इस सरकार को काफी हद तक, और आडवाणी जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा है कि ये यूपीए सरकार चलती ही नहीं अगर प्रणब मुखर्जी नहीं होते, क्योंकि वो एक तरह से पॉलिटिकल मैनेजर है। फायर फाइटिंग इस सरकार की हर जगह, हर मामले में जो है, एलआईसी के मामले में हो या सरकार के अपने समस्याओं के मामले में हो, हमेशा जो है इवन ऑपोजिशन के साथ जो संबंध है उसमें प्रणब ने रोल अदा किया है। और उसके बावजूद उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया था, ये उम्मीद जरूर, ये जाहिर है जो खत है वो उसी का नतीजा है। प्रमोद जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि एक शख्स को बतौर पॉलिटिकल मैनेजर ट्रबल शूटर माना जाता है, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग की बात हो, संसद में किसी वोटिंग कराने की बात हो, और भी तमाम मसौदे बनाने की बात हो, तो प्रणब मुखर्जी। और जब चार्ज दिया जाता है नेपाल की जाने तक की यात्रा का, एक दिन का भी, तो वो चार्ज जो है एंटनी जी को दे दिया जाता है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये कौन सी पॉलिटिकल सूरत है? देखिए, प्रणब मुखर्जी का एक जो उनकी महत्वाकांक्षा रही थी वो राजीव गांधी के जमाने में ही दबा दी गई थी। 6 साल के लिए जब गए थे, वो जब ये पार्टी से बाहर रहे थे, या पार्टी बनाई थी, या जब श्रीमती इंदिरा गांधी की जब मौत हुई थी, और उस समय ये लोग जब वहाँ नॉर्थ ईस्ट से जब ये लोग लौट रहे थे, उसकी पृष्ठभूमि तभी तय हो गई थी। इसके बाद से इन्होंने हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन एक बात आप ये गौर करिए, जो आदमी 30 कमेटियों का अध्यक्ष हो, 1.5 दर्जन से ज्यादा जीओएम का अध्यक्ष हो, अब उसको अगर आप आखिरी मोमेंट पे ये कहें कि साहब मुल्क के सामने ये परेशानी है, ये आपको दूर करना है, लेकिन हम आपको प्रधानमंत्री पद नहीं देंगे, क्या गुजरेगी उस पर? पॉलिटिकल एम्बिशन के ऊपर चोट लगती है कहीं ना कहीं, जो आप कह रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जो है वो जो कि वित्त मंत्री के जो है वो अंडर में कार्य कर चुके हैं, बिल्कुल, मनमोहन सिंह बतौर ब्यूरोक्रेट। बिल्कुल। अब उनके यहाँ जाकर के उनको हाजिरी देनी पड़ती है, वो उनसे कहते हैं साहब हमारा ये, उससे तो उन्होंने समझौता कर लिया, लेकिन उससे समझौता उन्होंने कर लिया, लेकिन वो तो दूसरा टेन्योर में भी अब जो फर्दर, अब एके एंटनी भी उनके ऊपर आ गए, यानी कि लाइन में दूसरे आदमी लग गए, उनको लाइन से हटा दिया गया। सुरेश, कल हम चर्चा ये कर रहे थे कि ये जो कि जैसे प्रमोद जी ने कहा कि यूपीए 1 में इसकी भूमिका तैयार हो गई थी और यूपीए 2 में उनको ये करना ही था। 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन उद्योगपतियों के लिए था, इसमें दो राय नहीं है। उद्योगपतियों का दबाव था, इसमें भी दो राय नहीं। राडिया का टेप आपने सुना है, हमने भी सुना है। ये जो मदाखलत है, ये जो इंटरफेरेंस है पूंजीपतियों की सरकार चलाने में, सरकार से फैसले कराने में, क्या वो भी जिम्मेदार है जो आज सरकार की जो स्थिति है उसके लिए? तक ये तो इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जब न्यूक्लियर मुद्दे पर जब वामपंथियों ने समर्थन वापस लिया और समाजवादी पार्टी का जब समर्थन लिया गया बैसाखी, तो अमर सिंह ने तो पूरे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन बंधुओं का, तो पूरा कैंप जो है वहां पीएमओ में खोल दिया था, और वहां जो भी फाइल आता था वो वहीं से जाता था। तो वो सरकार बची उनके वजह से, सारा पैसा उनसे आया, तब जाके वो सरकार बची। तो अब वो कोई मिशनरीज तो है नहीं जो मतलब, या कोई चैरिटी का काम करने के लिए तो वो आए नहीं है। वो अगर पैसा डालेंगे तो पैसा निकालेंगे भी, बिजनेसमैन है। तो जाहिर है कि राडिया टेप से भी जैसे जाहिर हुआ कि वो अपने मंत्रियों को चुनते हैं, वो कहते हैं कि फलान को मंत्री बनाओ। और आपने देखा जिस तरीके से, इवन आपने कई मंत्रियों के अभी जो फेरबदल हुए हैं उसमें जिस तरीके से जयराम रमेश को हटा दिया गया, आप हर तरह से बड़ा क्लियरली नजर आता है कि जो उनके वो कहीं पे कुछ नहीं होने दे रहे थे, तो महाराष्ट्र में वो बहुत कुछ नहीं होने दे रहे थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। उनके रास्ते में जो उनके मार्ग को निष्कंटक बनाने के लिए वो तो पूरी तरीके से सक्रिय रहते हैं और वो कामयाब भी हुए हैं। और याद रखिए, ये सब इसमें से कई जो वकील
जो आज देश की सरकार चला रहे हैं, ये उनके वकील कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर रह चुके हैं और ये एक दूसरे के भी वकील रहे हैं, एक दूसरे के भी वकील रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सियासी सिचुएशन है, ये एक दूसरे के भी वकील रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि चिदम्बरम जब हर्षद मेहता के केस में फंसे थे, उनका नाम आया था, तो उनकी वकालत अरुण जेटली जी ने की थी। बिल्कुल। तो ये जो है वो जाहिर है उनका व्यवसाय है, उनकी व्यवसायिक मजबूरी है, प्रोफेशनल ड्यूटी है। अगर वकालत करनी है और सियासी विरोधी के लिए करनी है तो क्या हुआ? जेठमलानी साहब को देखिए, जेठमलानी साहब वो तो सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वो उसके मंत्री होते हैं और उसी पार्टी को जो है वो कटघरे में। हमारे साथ ललित मोहन, डीओ के प्रोफेसर हैं, ललित मोहन जी भी जुड़ चुके हैं। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ ललित जी, ये जो हमारी चर्चा का जो विषय है वो ये है कि चिदम्बरम चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे कहा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम के बीच में अब बिल्कुल तलवारें अब बाहर निकल आई हैं। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के अंदर की ये जो लड़ाई है किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जहां तक कांग्रेस के अंदर की लड़ाई है, ये तो उनकी आपसी लड़ाई का मामला है। पर अगर चिदम्बरम पे कोई अगर मुकदमा बनाने की बात हो तो कोई ना कोई ठोस सबूत ऐसा होना चाहिए जिसमें उनको कहीं पैसे का लेन देन कहीं से उनका लिंक निकल सके, सिवाय सिर्फ चिट्ठी जो कि नोट में नहीं है, जो कि नोट में नहीं, जो अभी तक न कोर्ट में है और न कोई एलिगेशन है। जब तक पैसे का लिंक, क्योंकि राजा का भी पैसे का लिंक, महारान का भी पैसे का लिंक, तभी आरोपी बनाया जा सकता है कोई कोर्ट में, जब कोर्ट को लगे कि हाँ पैसे का लेन देन, क्विड प्रो क्वो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि इस हाथ पैसा लिया गया, उस हाथ काम किया गया। चिदम्बरम का ऐसा मुझे लगता है कोई अभी तक ऐसा एविडेंस आया नहीं है, इसलिए उनको आसानी से आरोपी बनाया जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। वजह क्या मानते हैं आप ललित जी? क्यों घिर रहे हैं वो? फिर वो घिर रहे हैं सिर्फ इस नोट की वजह से, जो सचमुच आपसी कलह की वजह से लगता है नोट बनाया गया है। और उसमें हो सकता है कुछ अफसरों का भी इनके प्रति पूर्वाग्रह रहा हो, क्योंकि उनका वो इसलिए क्योंकि ये बहुत एरोगेंट मशहूर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टास्क मास्टर हैं, अड़का देते हैं, डांट देते हैं। क्या जहाँ उनका व्यवहार, जनरल जो बिहेवियर है, उससे ज्यादातर लोग खुश नहीं है। ब्यूरोक्रेसी भी और पॉलिटिकल लोग भी कोई ज्यादा उनसे खुश नहीं है। उनका असल में व्यवहार ऐसा ही रहा है, पर उसकी वजह से उनको आरोपी तो नहीं बनाया जा सकता किसी भी मुकदमे के अंदर। दूसरा जो आर्गुमेंट जो लगातार चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर, कि सारी कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। नोट और चिट्ठी यही कहती है कि सबको पता था। हाँ, सबको पता था, पर उसका मुझे लगता है सामूहिक जिम्मेदारी तक को इतने दूर तक नहीं खींचा जा सकता। एक बार अगर किसी विभाग के अध्यक्ष को, जो मंत्री है, अगर उसको आरोपी बना लिया गया तो उसके बाद उसको उससे आगे नहीं खींचा जा सकता। ऐसा ही प्रावधान और ऐसा ही कन्वेंशन ब्रिटेन के कानून की हमारे यहाँ वेस्टमिनिस्टर मॉडल में आई है। उसको आगे ले जाना गलत होगा, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है जब मंत्री पे मुकदमा बन जाता है। महारान पे मुकदमा बनना और राजा पे मुकदमा बनना, आप इसको शॉर्टकमिंग मानते हैं हमारे यहाँ के कानून की? नहीं जी नहीं, क्योंकि ये जो सामूहिक जिम्मेदारी है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिर्फ पार्लियामेंट के प्रति है। इससे आप किसी को अभियुक्त नहीं बना सकते हैं। ये कोर्ट का मामला नहीं है, कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकती है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट के बीच जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, राजनीतिक रिश्ता है, उसके कोई रूल नहीं बनाए जा सकते, कायदे नहीं बनाए जा सकते, किसी कानून से उसको बांधा नहीं जा सकता। यानी जिस मंत्रालय के तहत यह घपला हुआ, उसके मंत्री को सजा दे दी गई, उस मंत्रालय के खिलाफ कार्रवाई हो गई, वहां तक है। उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले जाके उनको इसमें आरोपी नहीं बनाया जा सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, न प्रधानमंत्री को, न चिदम्बरम को, न किसी और। केजी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बीजेपी यही बात कह रही है, बीजेपी ये बात कह रही है, और अगर जो बात ललित मोहन की माना जाए तो फिर बीजेपी का क्लेम व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है उसका। देखिए, जहां तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का मामला आता है तो उसमें इट इज नॉट ओनली द एक्ट ऑफ कमीशन, इट इज ऑल्सो द एक्ट ऑफ ओमिशन। वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट बनता है। जो चीज रोका जा सकता था, यही कैबिनेट का वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, या अब जिसे कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं, सबका नोट था, वो नोट यही कहता है कि दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। तो आप एक चीज, ये कोई 10 रुपए या 20 रुपए की बात नहीं थी, 1,76 करोड़ रुपए ऑफ पब्लिक मनी, उसका सवाल था, उसको आप रोक सकते थे। तो ये तो एक क्रिमिनल निग्लेक्ट है, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आता है। ये तो
तो इसमें यह कहना कि भाई क्योंकि ये मेरे मंत्रालय में नहीं था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंसल्टेशन के बगैर इतना अहम सवाल, और ये बार बार राजा खुद कह रहे हैं, कोर्ट में भी कह रहे हैं कि मैंने हर बार जो है, और उनकी मीटिंगें हुई हैं इस सिलसिले में, तो ऐसा नहीं है कि ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था, फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंसल्टेशन के साथ फैसले लिए गए। ये बात बार बार निकल करके आ रही है कि डिस्क्रिशन यूज करना चाहिए था संबंधित मंत्रालयों को। जैसे वित्त मंत्री थे, उन्होंने नोट लिखा और उस वक्त पी चिदम्बरम को अपने विवेक का, यानी कि डिस्क्रिशन ने क्वेश्चन भी किया, क्वेश्चन किया था। प्रमोद जी क्या कहेंगे आप, ये जो बात निकल करके आ रही है कि डिस्क्रिशन को, विवेक को नहीं इस्तेमाल करना और उसके वजह से कोई नुकसान हो जाना भी क्या कोई क्रिमिनल कंडक्ट है, क्या कोई आरोप बनता है? आरोप की जहां तक बात है, इसमें सबसे पहला पक्ष जो है वो सरकार को अस्थिर करने वाले अंकगणित थे। दूसरी बात ये है कि जिस दिन ये स्पेक्ट्रम की ये जो निविदाएं खुली हैं, वो जैसे रात के सुबह होने से पहले शटर खोल दिया जाता है कि पहले आओ पहले पाओ। ये सारा झगड़ा उससे शुरू हुआ कि बहुत सारी 24 घंटे में सब बढ़ गया। 24 घंटे की बात नहीं है, उसमें कई ऐसी कंपनी थी जो पहुंच नहीं पाई, उनके पास सूचना नहीं पहुंच पाई। ये सारा झगड़ा वहां से हुआ है। जो मकान बनाती थी उनको लाइसेंस दे देगा, उन्होंने दूसरे को बेच दिया। अब सवाल यही है ना कि जब आप समय से पहले नहीं पहुंच पाइएगा, आपको अगर किसी को फेवर करना है तो उसके लिए रास्ते भी होते हैं, यही रास्ते उन्होंने निकाले थे। जहां तक सवाल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है या मिनिस्ट्री या पीएमओ का है, या वो सीधा सवाल ललित जी ने उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि साहब टेलीकॉम मंत्रालय से आगे किसी मंत्रालय के ऊपर इसमें कोई मामला बनता ही नहीं है। मेरा ये कहना यह है कि प्रणब मुखर्जी ने जो चिट्ठी लिखी है, क्या 2G स्पेक्ट्रम के मामले में कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेता है या नहीं लेता है? ललित जी इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। हाँ, ये एक अंदरूनी मामला माना जाएगा कैबिनेट का। आज प्रणब मुखर्जी का एक बयान भी आया, उन्होंने जो 4 पन्ने का पत्र लिखा है, उन्होंने कहा ये अंदरूनी मामला है, मैंने क्या प्रधानमंत्री को लिखा है, ये उजागर नहीं किया जा सकता। कैबिनेट पेपर्स की एक सैंक्टिटी होती है और उनकी सीक्रेसी बरकरार रह सकती है। मंत्रियों के बीच में क्या होता है, ये मामला भी सीक्रेट है, सीक्रेसी क्लॉज के अंडर आता है और कोर्ट ये मजबूर नहीं कर सकता कि मंत्रियों के बीच में क्या क्या हुआ इस सारे को उजागर किया जाए। पर इस मामले में तो सब कुछ उजागर है। और ये जरूर याद रखना चाहिए कि हर मामले में जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां फाइनेंस मिनिस्ट्री की सीधे या बिना सीधे तौर पे मंजूरी ली जाती है, चाहे वो किसी मंत्रालय का मामला हो। ऐसे ही कानून का मंत्रालय है, हर मामले में कहीं ना कहीं कानूनी सलाह के रूप में कानून मंत्रालय को जरूर भेज दिया जाता है। तो इसके मायने ये तो नहीं है कोई भी स्कैंडल हो तो कानून मंत्री और वित्त मंत्री हर स्कैंडल में उनको अभियुक्त बनाया जाए। ये अगर इस तरह की हम लोगों ने कन्वेंशन बनाई तो उसके देर सवेर बुरे नतीजे निकलेंगे। इसीलिए ये राजनीतिक अहम केजी, लेकिन ये एक अहम पॉइंट है, वो जो नहीं है, दूरगामी नतीजों की तरफ बनाने की बात नहीं है। क्या उनसे प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता? जब आप पूर्व वित्त मंत्री थे ललित जी, अरुण शौरी से सवाल जवाब सीबीआई कर सकती है 2001 के मामले को लेकर, तो क्या 2008 के मामले को लेकर उस तत्कालीन जो वित्त मंत्री रहे उनसे पूछताछ भी नहीं किया जा सकता? उनसे पूछा नहीं जा सकता कि किस सर्कमस्टेंस में ये हुआ? हाँ, ये दो चीजें हैं, मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं। अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो सामूहिक जिम्मेदारी है वो तो राजनीतिक चीज है और उसका किसी कानून से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ लोकसभा के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राजनीतिक जिम्मेदारी है और उसके न कानून बन सकता है और न कोई कोर्ट उसके अंदर जा सकता। जहां तक अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर बनती है। जब तक कोई ठोस आपके पास सबूत नहीं आएगा तब तक न तो किसी भी आदमी को बुला करके उससे सवाल किए जा सकते हैं और न उसको कटघरे में किया जाता है। ललित जी, ये रोशनी डालने के लिए जो कानून आपने जो बताया, जिसका सहारा लेकर के एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से एक साथ रहते हुए भी कैसे अलग है, ये जनता के लिए बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। केजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनसंदेश प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। सैयद जैदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।